है गाइस, वेलकम टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, जो हमारे द्वारा स्टेट की जीके की 500 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसके अंतर्गत आज हम पार्ट 3 देखेंगे। यदि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यह जो 500 प्रश्नों की श्रृंखला है, यह किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जहां से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? किसके अंतर्गत स्थापित की गई? तो हमारा ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेबल प्लान या नेहरू रिपोर्ट के। तो हमें बताना है कि संविधान सभा स्थापित की गई या निर्मित की गई, वह किस योजना के तहत निर्मित की गई। तो वह कौन सी योजना है या कहेंगे कौन सा मिशन है? तो कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण किया गया। यह जो कैबिनेट मिशन है, यह 3 सदस्यीय समिति थी। दोस्तों, यदि संविधान की बात की जाए तो संविधान में या संविधान की प्रथम बैठक कहेंगे, संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष में रूप में क्यों चुना गया? तो इसका सीधा सा जवाब है कि वह क्या थे? सबसे सीनियर थे या सबसे बुजुर्ग थे या सबसे एक्सपीरियंस थे, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो हमारी दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसको वर्तमान में हम उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। यदि बात की जाए प्रस्तावना में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अब तक कुल कितने संशोधन हुए हैं? तो प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है, वह संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली चमक एवं मेघ गर्जन की विशेषताएं, या कहेंगे कि बिजली चमक एवं मेघ गर्जन की घटना किस मंडल में होती है? तो हमारा ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो बिजली चमक एवं मेघ गर्जन की घटनाएं यह किस में होती हैं? यह क्षोभ मंडल में होती हैं। मतलब बिजली चमक एवं मेघ गर्जन की घटना जो है, यह क्या है? मौसम संबंधी घटना है। क्या है? मौसम संबंधी घटना है। तो हम जानते हैं कि मौसम संबंधी कोई भी घटना हो, वह किस में होती है? क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में क्या होता है? सबसे गर्म मंडल भी होता है, क्योंकि यह जो क्षोभ मंडल है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण होता है कि यह सूर्य की किरणों को सबसे कम समय में और सबसे जल्दी अवशोषित कर लेती है, इसलिए क्या होता है? यह सबसे गर्म मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? यह हम कहेंगे कि किस खेल में बोनस लाइन शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन या वॉलीबॉल। तो जो बोनस लाइन शब्द का इस्तेमाल किस में किया जाता है? कबड्डी में। यह कबड्डी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? क्वेश्चन कह रहा है कि
इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? तो ऑप्शन है हमारा लाल रंग, बैगनी रंग, हरा रंग या गहरा नीला रंग। तो हमारा इसमें सही आंसर है हमारा यह जो गहरा नीला रंग है। नीले रंग के बाद गहरा नीला रंग आता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता, या हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक अंतर्गत के या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। तो हमारा ऑप्शन है नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल और रसायन शास्त्र। तो इसमें आप बहुत सरलता से बता सकते हैं कि जो सामाजिक विषय के अंतर्गत नहीं आता वह है रसायन शास्त्र, क्योंकि सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र भी पढ़ाया जाता है, इतिहास भी पढ़ाया जाता है और भूगोल भी पढ़ाया जाता है। लेकिन रसायन शास्त्र क्या है? यह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह परिभाषा किसने दिया है, यह कहेंगे कि यह वाक्य किसने कहा है? तो हमारा ऑप्शन है MP मुफात, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, माध्यमिक शिक्षा आयोग और RC एडविन। तो किसने कहा है? तो यह किसके द्वारा कहा गया है? यह जो हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, इसके द्वारा कहा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी या सहायक शिक्षण सामग्री है। यह हम समझ सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भूगोल पढ़ाया जाता है उसमें उसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहायक या शिक्षण सामग्री क्या है? हमारा ऑप्शन है मानचित्र, समय रेखा चित्र, फ्लैश कार्ड और बैरोमीटर। तो हम इन चारों में से सबसे अच्छे से किसके द्वारा हम समझ सकते हैं भूगोल को? तो किसके द्वारा समझ सकते हैं? मानचित्र के द्वारा, क्योंकि मानचित्र के द्वारा हम भूगोल विषय को सरलता से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? कह रहा है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह किसने कहा है? तो ऑप्शन है हमारा राधाकृष्णन, रेफसन, प्रोफेसर घाटे एवं जोन्स। तो किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है प्रोफेसर घाटे के द्वारा। प्रोफेसर घाटे के द्वारा यह वाक्य कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर निर्मित कराया गया, या खजुराहो मंदिर किसके द्वारा निर्मित कराया गया है? ऑप्शन है होलकरों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, बुंदेलों के द्वारा या चंदेलों के द्वारा। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है? चंदेलों ने। यह चंदेलों ने क्या किया है? खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया है। यह चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो ऑप्शन है गुर्दा में, हृदय में, आमाशय में या फेफड़े में। आमाशय या फेफड़े में। तो हमारा सही आंसर है गुर्दे में। रक्त जो शुद्ध होता है वह क्या होता है? वह गुर्दे में होता है। लेकिन यदि हृदय की बात की जाए तो हृदय क्या करता है? यह रक्त को क्या करता है? पंप करता है। यह रक्त को क्या करता है? पंप करता है और शिराओं और धमनियों में पहुंचाने का कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी, या हम कहेंगे यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है आपका गोदावरी। इसको आप ऑप्शन क्वेश्चन सही कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है?
तो वह कौन है? गोदावरी है, गोदावरी है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। यदि दक्षिण भारत की बात की जाए तो कौन है? गोदावरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता। तो हमारा ऑप्शन है चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल और अवसादन की दर। तो हमारा सही आंसर है महासागरों में लवणता। महासागरों में लवणता से पृथ्वी की आयु से कोई लेना देना नहीं है, जबकि चंद्रमा का ज्वारीय बल, पृथ्वी का आकर्षण बल और अवसादन की दर से क्या है? पृथ्वी की आयु के आकलन का संबंध या परिकलन का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, जिसे हम डेथ वैली कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है कि यह किस घाटी का उदाहरण है? तो यह किस घाटी का उदाहरण है? अपनत घाटी या पूर्ववर्ती घाटी या रिफ्ट घाटी या अभिनत घाटी। तो यह किसका उदाहरण है? तो यह है आपका पूर्ववर्ती घाटी का। तो यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि मृतक घाटी या डेथ वैली कहाँ पर पाई जाती है? तो कहाँ? यह कैलिफोर्निया में पाई जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? कहेंगे कि निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो ऑप्शन देखेंगे बालाघाट और छिंदवाड़ा में, उदयपुर, अजमेर और अलवर में, हजारीबाग, गया और मुंगेर में, सलेम और धर्मपुरी में। तब अभ्रक मेखला की जो खान है यह सबसे बड़ी भारत में कहाँ पाई जाती है? तो इसमें आपका सही आंसर है हजारीबाग, गया और मुंगेर। हजारीबाग, गया और मुंगेर, यही क्या हमारा सही है। यदि बात की जाए कि अभ्रक के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो वह किसका है? वह भारत का है। अभ्रक उत्पादन में भारत का क्या है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी हवा या पवन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका ब्रिक फील्डर, ब्लैक रोलर, सिरोको या मिस्टॉल। तो दोस्तों हम जैसा जानते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका में जो गर्म एवं शुष्क भरी हवा है, क्या है, उसको क्या कहते हैं? ब्लैक रोलर के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे उत्तर भारत में गर्मी के दिनों में जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। उसी तरीके से जो दक्षिण अमेरिका में है यह जो है इसको किस नाम से जानते हैं? ब्लैक रोलर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा? दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं, तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन भी देखना है, इसलिए हमने इस तरीके के क्वेश्चन को डाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर दिया गया है लंदन थेम्स, पेरिस डेन्यूब, न्यूयॉर्क मिसिसिपी या दिल्ली यमुना। अर्थात दिया गया है शहरों के नाम और नदियाँ दी गई हैं कि यह इन नदियों के किनारे कौन से शहर बसे हैं। तो जो लंदन है यह थेम्स नदी के किनारे बसा है, सही है। पेरिस जो डेन्यूब है यह डेन्यूब नदी के किनारे नहीं बसा है, बल्कि क्या है? सीन नदी के किनारे बसा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? यही सही है। जबकि न्यूयॉर्क क्या है? मिसिसिपी के किनारे बसा है। दिल्ली क्या है? यमुना के किनारे बसा हुआ है। लेकिन पेरिस क्या है? यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की गति सामान्यतः किस यंत्र से मापते हैं? तो स्पीडोमीटर, विंड वेन, बैरोमीटर या एनेमोमीटर से। तो वायु की गति यदि कहा जाए कि किससे मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, तो वह क्या है? एनेमोमीटर के द्वारा
मापा जाता है। तो दोस्तों इससे कुछ संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। जो यह एनेमोमीटर है, या कहेंगे इसका आविष्कार किसने किया था? लियान बैटिस्टा एल्बर्टी ने। कब किया था? सन 1940 में किया था लियान बैटिस्टा एल्बर्टी ने। यदि इसके अध्ययन की बात की जाए तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एनीमोमेट्री कहते हैं। एनीमोमेट्री कहते हैं। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है, या कोयले का सर्वाधिक उपभोग कहाँ होता है? तो ऑप्शन है हमारा ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में, या वाष्पीय जहाज़ों में। या क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यह है कि कोयले का जो सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर होता है, किस कार्य के लिए होता है? तो हमारा सही आंसर है ऊर्जा उत्पादन में। ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षेस या सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा दक्षेस या सार्क का सदस्य नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव या भूटान। तो हमें दक्षेस या सार्क का सदस्य कौन सा नहीं उसको बताना है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपका यूपी पेट में भी पूछा गया है, और वहाँ पर ऑप्शन भी क्या देता है? सेम ही देता है, या जो ऑप्शन म्यांमार ही देता है। हम क्या करते हैं, यही हमारा सही है। यह क्या है? दक्षेस या सार्क का सदस्य नहीं है। म्यांमार इसलिए देता है क्योंकि म्यांमार और मालदीव में हम क्या होते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ट्रिक से जब याद करते हैं तो म्यांमार और मालदीव में कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको म्यांमार ही दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि दक्षेस या सार्क का सदस्य कौन कौन से देश हैं। तो वह कौन कौन से देश हैं? कितने देश हैं? 8 देश हैं, कुल 8 देश हैं। इसमें है भारत, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। यदि बात की जाए कि सार्क के सदस्य देश जो हैं उनमें सबसे बाद में या सबसे नया कौन सा शामिल है, तो वह अफ़गानिस्तान है। कौन सा है? वह अफ़गानिस्तान है। यदि बात की जाए कि जो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अधिकारों की घोषणा कब की, या मानव अधिकारों की घोषणा कब की? तो ऑप्शन है हमारा 10 दिसंबर 1949, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1947 या 10 दिसंबर 1946। यह कहा जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की? तो इसका सही आंसर है 10 दिसंबर 1948 को। यह भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की थी। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। यदि इस क्लास की आपको हूबहू PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसका PDF ले सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों आपको यदि थ्योरी वाली क्लास चाहिए तो आप कमेंट करिए, और हम थ्योरी वाली क्लास भी अवेलेबल कराएंगे। यहाँ पर सभी विषय की फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, या सभी विषय की जो फ्री क्लासेस चलाई जाती हैं। आप जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से आपको क्लास अवेलेबल होगी। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।